बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे अपना फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 के अंदर में एक चीज़ हमें याद करनी थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी आवेश के बारे में, कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, फिर कितने प्रकार के आवेश होते हैं और आवेश कैसे आता है, और उसके बाद में उसके आवेश किसी वस्तु को अगर आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका मास होता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसको दोबारा से देखेंगे। फिर उससे पहले अभी हमें एक टेबल याद करना है जो कि आया था AIPMT 2015 के अंदर में, यानी कि नीट तो नहीं होता था उस टाइम PMT होता था। नीट 2015 में वो टेबल आया था। तो ये 2 पेज की कहानी है NCERT के अंदर में, उसको एक पन्ने पे हमें याद करना है। तो यहाँ पर तो ये टेबल जो है वो चार्ज की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बताएगा कि चार्ज की 3 अवस्था हो सकती है। चार्ज की क्या अवस्था हो सकती है? 3 अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आवेश है। आवेश जो है उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है, कितने तरीके से वो रह सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर? 3 तरीके से। एक पहली अवस्था तो उसकी हो सकती है कि वो सो रहा हो। वो क्या कर रहा हो? सो रहा हो, यानी कि विराम में हो, रुका हुआ हो, या फिर रेस्ट पे हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट में हो। सबसे पहली अवस्था है कि वो विराम में हो, रुका हुआ है, सो रहा है अपनी ज़िंदगी में खाना खा के। ठीक है। दूसरी उसकी अवस्था हो सकती है कि वो चल रहा हो। ठीक है। खाना खा के अब वो उठा और उठ के वो चलने लग गया। तो ये उसकी हो जाएगी कि वो नियत वेग से चल रहा हो, नियत वेग से चल रहा हो, नियत वेग कर रहा हो। तो यहाँ पर वेग और नियत के बारे में हमें पता नहीं होगा। तो जो फिज़िक्स रहती है उसके अंदर वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी भी नहीं पता होगी, है ना? वेलोसिटी भी नहीं पता होगी। तो वेलोसिटी को अभी के लिए हम मान सकते हैं कि स्पीड मान सकते हैं। वेलोसिटी को स्पीड मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए बस, कि वो नियत का मतलब होता है एक समान। नियत का मतलब होता है एक समान। ठीक है। तो नियत का मतलब हो गया एक समान, वेग का मतलब हो गया स्पीड। तो वो एक समान स्पीड से चल रहा है। मतलब मान लीजिए कि अपनी स्कूटी है या फिर कार है या बस है, तो वो अगर 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो अभी देखा तो 40 की स्पीड से चल रही थी। 1 घंटे बाद देखा तब भी 40 की स्पीड से चल रही है। 2 घंटे बाद देखा तब भी 40 की स्पीड से चल रही है। यानी कि उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, एक समान है, एक जैसी है। तो जब एक जैसी स्पीड होती है उसको बोलते हैं, एक जैसी कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं नियत, है ना? नियत वेग, नियत से चल रहा है। तो नियत का मतलब हो गया एक समान, कि 40 की है तो 40 से ही चल रहा है, 50 की है तो 50 से ही चल रहा है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बदल नहीं रही है। और वेग का मतलब हो गया उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी हो गई, कि वो कितना उसकी वेलोसिटी हो गई। अभी तो इतना ही जान लीजिए कि वेग का मतलब हो गया वेलोसिटी, वो चल कैसे रहा है, एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान स्पीड से चल रहा है, वेग से चल रहा है। तो वेग को स्पीड मान सकते हैं। तो पहली तो अवस्था क्या थी? पहली अवस्था है कि वो रेस्ट कर रहा है ना, सो रहा है। दूसरी है कि वो चल रहा है तो नियत वेग से चल रहा है, नियत स्पीड, उसकी स्पीड जो है एक समान है। फिर तीसरा क्या है? तीसरी उसकी स्थिति हो सकती है कि अब उसे लगा कि नहीं, अब हम तो एक समान स्पीड से चलेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए उसे लगा कि अब हम, है ना, अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अपनी रफ्तार को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो अब वो करने लग गया एक्सेलरेशन। क्या करने लग गया? एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, त्वरण, त्वरण करने लग गया, ठीक है, त्वरण करने लग गया। त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ACCELLARRATION, एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन। तो हमने सुना होगा कि कोई भी गाड़ी का या किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना, कि एक्सेलरेटर उन्होंने दबा दिया तो गाड़ी एकदम स्पीड में भगने लग गई, तो इसको बोलते हैं त्वरण। जैसे अपनी स्कूटी होती है, तो स्कूटी जो है उसका जो हम जब स्कूटी का हैंडल घुमाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो जब हम उसको घुमाते हैं तो स्कूटी आगे बढ़ती है ना, तो वही हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं स्कूटी को, उसी को क्या कहते हैं, हम स्कूटी को त्वरण दे रहे होते हैं, एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपनी स्कूटी धीरे धीरे चल रही थी 20 की स्पीड पे, तो हमने सोचा स्पीड बढ़ानी चाहिए उसकी, तो हमने उसका एक्सेलरेट करा तो 30 की से चलने लग गई, फिर 40 से चलने लग गई, यानी कि स्पीड उसकी क्या होने लग गई, समय के साथ बढ़ने लग जाए। जब स्पीड जो है समय के साथ बदलने लग जाए तो उसको क्या कहने लगते हैं, उसको कहते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चार्ज क्या कर रहा था, पहले विराम में था, रुका हुआ था, सो रहा था, फिर उसके बाद उसने सोचा अब चलना चाहिए, हमें स्कूल के लिए जाना चाहिए, तो वो उठा और नियत वेग से वो चलने लग गया, एक समान स्पीड से वो चलने लगा। फिर उसे लगा मैं स्कूल में जाते जाते लेट हो जाऊँगा, तो अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो वो क्या करने लगा, वो अपना स्पीड को बढ़ाने लग गया, त्वरण करने लग गया, एक्सेलरेट करने लग गया, ठीक है। तो ये करने लगा चार्ज। तो इतनी अवस्था, 3 अवस्था हो सकती हैं आवेश की। अब इन तीनों अवस्था से जो आवेश होता है उसके 3 अलग अलग गुण आते हैं, उसके पास कुछ शक्तियाँ आने लग जाती हैं। इन तीनों अवस्थाओं के अंदर आवेश के अंदर कुछ खास शक्तियाँ आने लग जाती हैं। वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं? पहली तो शक्ति उसके पास, आवेश के पास हो सकती है कि उसके पास आ जाए वैद्युत वैद्युत क्षेत्र। क्या आ जाए उसके पास? वैद्युत क्षेत्र। कि आवेश के पास क्या हो सकता है? वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, ये गुण हो सकता है उसके पास। फिर दूसरा हो सकता है आवेश के पास चुंबक वाला क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। और आखिरी में जो सबसे ज़बरदस्त शक्ति आवेश के पास आ सकती है वो है ई एम तरंग। ई एम तरंग आ सकती है आवेश के पास, यानी कि ई से हो गया इलेक्ट्रो, एम से हो गया मैग्नेटिक, और ये हो गई तरंग। तो यानी कि वो तरंग छोड़ सकता है आवेश। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक और क्षेत्र का मतलब हो गया फील्ड। वैद्युत क्षेत्र आ सकता है आवेश के पास। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है, चुंबक का मतलब मैग्नेट, क्षेत्र का मतलब फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। उसके बाद में क्या आ सकती है? ई एम तरंग आ सकती है। अब उसके पास तरंग भी आ सकती है, ठीक है। तो अब ये सवाल होता है कि कौन सी अवस्था में क्या आएगा, कौन सी अवस्था में कौन सी चीज़ आएगी, ठीक है। तो वही हमको याद रखना है। तो जब आवेश सो रहा है, जब आवेश क्या कर रहा है? विराम में है, तो आवेश के पास सिर्फ एक शक्ति होती है। वो होती है किसकी शक्ति? वैद्युत क्षेत्र की शक्ति। ये वाली शक्ति उसके पास होती है कि उसके पास रहेगी वैद्युत क्षेत्र। क्या रहेगा उसके पास? वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा, ईएम तरंग भी वो नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि सो रहा है, तो इसलिए उसके पास कम शक्तियाँ हैं। अब वो उसका मन हुआ चलने का, स्कूल में जाना है उसको, तो वो चलने लगा। जब वो नियत वेग से चलता है, कौन सी? नियत स्पीड से, यानी कि एक समान स्पीड से वो चलता है जब, तब उसके पास एक और शक्ति आने लग जाती है कि वैद्युत क्षेत्र तो रहेगी, वैद्युत क्षेत्र तो थी उसकी आवेश की, इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में उसके पास चुंबक वाली क्षेत्र भी आने लग जाता है। कौन सा क्षेत्र आ जाता है? चुंबक क्षेत्र भी आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है, जब वो किससे चलता है? नियत वेग से चलता है। और लेकिन ईएम तरंग इस टाइम में भी नहीं रहेगी, ये वाली शक्ति अभी भी नहीं आई। तो इस शक्ति को पाने के लिए, क्योंकि आवेश लेट हो रहा था, इसलिए उसको एक्सेलरेट करना पड़ा, त्वरण करना पड़ा, तेज़ी से भगना पड़ा और तेज़ी से, तो वो त्वरण करने लग गया। तो तब जब वो त्वरण करता है तो उसकी
पास एक और शक्ति आ जाती है। पहले वैद्युत क्षेत्र तो रहेगी ही, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगी। ये राइट का निशान है, हाँ, इसको कुछ समझ मत लीजिएगा। ये राइट का निशान है कि चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगी, साथ में क्या आ जाएगी, साथ में ईएम तरंग भी आने लग जाएगी आवेश के पास। साथ में क्या आ जाएगी, ईएम तरंग भी आ जाएगी जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, त्वरण कर रहा होगा। तो ये वाला जो टेबल है ये हमें याद रखना है, ये टेबल को हमें याद रखना है कि आवेश की तीन अवस्था हो सकती है, या तो वो विराम में होगा, नियत वेग से चल रहा होगा, या फिर वो एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब जब वो विराम में होगा तो क्या होगा, विराम में होने से उसके पास सिर्फ क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र आएगा, सिर्फ उसके पास वैद्युत क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र और ईएम वेव, ईएम तरंग नहीं होगी। फिर जब वो नियत वेग से चलने लगेगा तब उसके पास वैद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, लेकिन जो ईएम तरंग है वो अभी भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो त्वरण करने लगेगा तो उसके पास में वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा और तरंग भी आने लग जाएगी। तो ये वाला जो टेबल है ये हमें याद करके रखना है। ये आया था हमारा नीट 2015 में। तो 2 पन्नों की कहानी ये एक ही टेबल पे है, तो इस टेबल को क्या करना है, इसको हमें याद करना है, इसको याद करना है, याद करना है। ठीक है, तो यहाँ ये याद करने वाली चीज़ हो गई थोड़ी सी, ये बाद में भी चैप्टर्स में काम आएगा, बाद में इसका रिवीजन होएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, जैसे ये एक एटम है और इसके अंदर में नाभिक है और इसका प्रोटॉन है और एक और प्रोटॉन है प्लस वाला चार्ज का, और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन आवारा जैसे घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए इसके ऊपर आवेश क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों प्लस वाले और माइनस वाले दोनों बराबर हैं। तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। फिर हमने क्या किया था कि ये जो एटम है, ये जो परमाणु है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, इसको क्या किया, दिया, इसको गिफ्ट दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गिफ्ट दे दिए मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये परमाणु है और इसका ये नाभिक है, इसका नाभिक है। उसके बाद में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे पहली से, फिर उसके बाद हमने 2 इलेक्ट्रॉन और गिफ्ट दे दिए, ये गिफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर इसके पास क्या होगा, इसके पास पहले के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं इलेक्ट्रॉन से माला माल हूँ। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये ऐसा बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन से माला माल हो चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है मेरे ज़िंदगी के अंदर। इसके पास इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाले की अधिकता हो गई। अब क्योंकि माइनस वाले की अधिकता हो गई तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, कौन सा आवेश आ जाएगा, Q बराबर, Q का मतलब आवेश, चार्ज है। चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है उसको Q से दर्शाते हैं, Q से हम दर्शाते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव वाला हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये इंग्लिश में लिख देंगे एन नेगेटिव। और नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, ऋण आवेश, ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव वाले की अधिकता हो गई। अब क्या होगा,
दूसरी बार में हमने क्या किया था कि इसके जो भाई था, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल लिया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लिया किसी ने, एक भाई को किडनैप कर लिया। तो यहाँ पर फिर से बना देते हैं, ये इसकी नाभिक है। नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं जो अंदर सो रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है ज़िंदगी में इनके। तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, मज़े से ज़िंदगी में। लेकिन एक को किसने किडनैप कर लिया, ये किडनैप हो गया, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया। तो पहले से मुकाबले में क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस वजह से क्या हो गया, जो प्लस वाले हैं उसका प्लस वाला बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्लस वाला बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आवेश को हम हिंदी में कहते हैं धन, धनात्मक, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है। तो धन जमा करते रहते हैं, वैसे यहाँ पर प्लस, यानी कि बढ़ गई चीज़ें, तो धनात्मक आवेश। तो जब हमने देख लिया कि चार्ज जब दोनों बराबर थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, तो फिर इसमें जो चार्ज था वो क्या था, आवेश 0 था। जब इसके अंदर में क्या हुआ, जब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो क्या हुआ, चार्ज जो है नेगेटिव हो गया, चार्ज नेगेटिव हो गया। और जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या हो गया, चार्ज जो है पॉजिटिव हो गया। वैसे ही हमने पढ़ा था कि जब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ वज़न होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ वज़न होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को समोसा समझ लीजिए, ये समोसा है, ठीक है। तो ये वाले एटम को भूख लगी थी, तो इसको हमने समोसा दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो समोसे का कुछ तो वज़न होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का कुछ वज़न है। तो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो परमाणु है, इसका वज़न क्या हो जाएगा, इसका वज़न बढ़ जाएगा, पहले वाले के मुकाबले में इसका वज़न बढ़ जाएगा। वैसे ही इससे जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इससे जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ वज़न हमने कम कर दिया। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ पर वज़न भी जो क्या होगा, वज़न भी यहाँ का कम हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, m घट गया, जो इसका द्रव्यमान है वो कम हो गया पहले के मुकाबले में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो एक बात हमें समझ में आ रही होगी कि ये जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई बात होती है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई बात होती है, कि हम इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि चार्ज की जो आवेश जो है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हिंदी में भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ये स्टार बन गया यहाँ पर, संबंधित, संबंधित है। यानी कि जो आवेश है उसका रिश्ता किससे, उसका रिश्ता इलेक्ट्रॉन से है। यानी जब भी किसी के पास आवेश होगा तो हमें दिमाग में हमारे पिक्चर आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ना कुछ तो भी हो रहा है। जब भी आवेश की बात चलेगी, किसी की वस्तु पर आवेश आ रहा होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है। हमें किसके बारे में सोचना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि आवेश का संबंध किससे है, आवेश का संबंध इलेक्ट्रॉन से है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ही हम दे रहे थे, ठीक है। तो
अब यहाँ पर आती है कि आवेश की हम गुण पढ़ते हैं, कुछ आवेश की गुण पढ़ते हैं। आवेश के अंदर में अब हमें करनी है पीएचडी। अब इस वीडियो के अंदर में हमें क्या करनी है, पीएचडी करनी है आवेश पर। तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, पीएचडी कर रहे हैं? हम तो अभी 12वीं कक्षा में और पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे आवेश के ऊपर। जी, अभी से डॉक्टर बन जाएंगे कि अब से बोलना है, यानी कि जो भी चीज़ हम फिज़िक्स में पढ़ लेंगे उसमें हमें महारत हासिल हो जाएगी। तो आवेश पे हम महारत हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश की हम कुछ खूबियाँ पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आवेश के कुछ मूलभूत गुण। क्या पढ़ रहे हैं हम, आवेश के मूलभूत गुण, यानी कि जो आवेश होता है उसकी मूलभूत यानी कि बेसिक, जो आवेश के अंदर जो सबसे सामान्य बातें होती हैं, उसकी खूबियाँ होती हैं, वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं आवेश की वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है आवेश का क्वांटमीकरण। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ है आवेश का क्वांटमीकरण। यह आवेश का नामकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण हो रहा है। तो ये भारी भरकम सा शब्द है, लेकिन हमें याद हो जाएगा क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो ये तो बड़ी सूखी सूखी सी बात लग रही है और दिमाग के ऊपर से गई होगी, ये आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो अब आवेश को क्वांटमीकरण समझने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी हमें, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आप जाइए और किसी ठेले पे, अंडे वाले ठेले पे जाके उनसे कहिए कि भैया हमें आधा अंडा दे दीजिए। हमें क्या करना है, जाना है ठेले पे और बोलना है कि भैया हमें आधा अंडा दे दीजिए, ठीक है। या फिर केले वाले के पास जाना है, केले वाले से बोलना है कि भैया हमें आधा केला दे दीजिए, ठीक है, हमें आधा केला दे दीजिए। तो केला तो शायद ही मिले, लेकिन आधा अंडा शायद ही मिले या आधा केला शायद ही मिले। लेकिन एक बात पक्की है, वो हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आधा अंडा और आधा केला कभी संभव है ही नहीं। आधा अंडा कभी कोई देगा नहीं जाके, बल्कि उल्टा सीधा बोल के हमें भगा भी सकते हैं, ठीक है। तो आज जैसे आधा अंडा नहीं मिल सकता, जैसे आधा केला नहीं मिल सकता, वैसे ही आधा इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता। वैसे ही क्या, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। या और समझने के लिए, अभी हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो ये जो मोबाइल जब खरीदने गए थे, तब हमने मोबाइल वाले भैया से या जो भी दुकान में है उससे क्या बोल के ख़रीदा, उनसे कि आधा मोबाइल दे दीजिए, 1.5 मोबाइल दे दीजिए, 2.5 मोबाइल दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते। हम कहते हैं 1 मोबाइल दे दीजिए। तो जैसे ये फ़ोन सिर्फ 1 मिल सकता है या 2 मिल सकता है या 3 मिल सकता है या 4 मिल सकता है ना। तो मतलब पूरा मिलेगा, आधा नहीं मिल सकता या 1.5 नहीं मिल सकता। इसको हम तोड़ के नहीं ले सकते। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन क्या है, संभव नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे अंडा आधा नहीं मिल सकता, केला आधा नहीं मिल सकता दुकान पे जाके, और मोबाइल भी आधा नहीं मिल सकता, वैसे इलेक्ट्रॉन भी आधा नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को कभी भी क्या नहीं करा जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता।
क्योंकि क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मूलभूत कण है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है, जो सबसे छोटे से छोटा कण इस दुनिया के अंदर में हो सकता है। वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन वो जो कण होते हैं वो रह नहीं पाते इतनी आसानी से। जो खुली अवस्था में आराम से अपनी ज़िंदगी में रह सकता है एक पूरा बन के, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इससे छोटे वाले अगर बनेंगे भी तो वो जल्दी से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अकेला जिंदा रह सकता है। ठीक है, जैसे सेल जो होता है, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा है बायो के अंदर में, कोशिका की कोशिका भी एक मूलभूत इकाई होती है ना? कोशिका भी एक मूलभूत इकाई होती है सेल जो होता है, क्योंकि आधा सेल नहीं रह सकता। आधा सेल अगर होगा तो कोई भी जीव रह नहीं पाएगा, है ना? उसी तरीके से जैसे कोशिका को यानी कि सेल को हम तोड़ नहीं सकते, आधा नहीं हो सकता, आधा सेल होगा तो उससे जीव रह नहीं पाएगा, वैसे ही आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या हुआ। क्वांटमीकरण का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को अगर तोड़ा ना जा सके, कोई चीज़ अगर आधी ना हो सके, तो उसको कहते हैं कि वो क्वांटमीकरण हो चुका है उस वस्तु का क्वांटमीकरण हो गया है, कि वो आधी संभव नहीं है। उसी को कहते हैं क्वांटमीकरण होना। ठीक है, तो इसी को मैथ्स की भाषा में जब कहेंगे, इसी को हम जब मैथ्स की भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो मैथ्स की भाषा में कहने से पहले हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि जैसे हमने बताया था कि ये एक एटम है, इसके अंदर में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है नाभिक में, और उसके बाद में बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते। तो हमारे मन में सवाल आ सकता है कि ये जो प्रोटॉन है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? क्या इसको तोड़ा जा सकता है? तो हाँ, इसका जवाब होता है कि इसको तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन ये जब टूटते हैं तो ये जिंदा नहीं रह पाते टूट के। ठीक है, तो इसलिए वापस से तुरंत जुड़ जाते हैं। इसलिए आधा जो प्रोटॉन है वो टूट के संभव नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को ही यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक पूरा का पूरा ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन आधा संभव है। लेकिन वो जो प्रोटॉन टूटता है वो तुरंत जुड़ भी जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे, इसलिए उसको हम इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चलेगी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूलभूत कण होता है। ठीक है, और वो आधा संभव नहीं है, उसको तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब भी हमें, जैसे इसके ऊपर अभी आवेश कितना है, Q बराबर 0, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 प्लस वाले 2 माइनस वाले। तो जब भी हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है निकालना, या आधा इलेक्ट्रॉन देना इसको पॉसिबल नहीं है। देंगे तो सिर्फ एक ही देंगे, या फिर 2 देंगे, या फिर 3 देंगे, या फिर 4 देंगे। 1.5 नहीं देंगे, 2.5 नहीं देंगे, है ना? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो इसी को बोलते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण होना। इसी को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण होना। जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक मूलभूत, जो प्रोटॉन है ये जो बीच के अंदर सोया हुआ है, ये मूलभूत कण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण होता है, ये हमें याद में रखना है। ठीक है, तो अब हम कह रहे थे कि ये जो हमने क्वांटमीकरण की बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम तोड़ नहीं सकते, आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, वो तो या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण होना। अब इसी को मैथ की भाषा में कैसे बोलते हैं? इसी को जब फिजिक्स की भाषा में जब बोलेंगे कि आवेश
हमेशा, आवेश हमेशा, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है, यह है हाँ, पूर्णांक गुणज होता है। तो आवेश हमेशा, हमेशा को सदैव बोलते हैं पुराने जमाने की हिंदी में। आवेश सदैव ई का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज का मतलब क्या है, ये पुराने ज़माने वाले लोगों को भी नहीं पता हुआ इस हिंदी का मतलब। ऐसी हिंदी एनसीईआरटी के अंदर में लिख के रखी है इन लोगों ने, शर्म भी नहीं आती ज़रा सी। तो पूर्णांक का मतलब होता है इंटीग्रल, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर। और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। तो मल्टीप्लाई करते हैं वही वाला मल्टीपल है। अब ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे ये नंबर है, बीच में लिखा हुआ है 0, ठीक है, बीच में लिखा हुआ है 0, ये लाइन है और इस लाइन में बीच में हमने लिखा 0, तो इसको बोलते हैं नंबर की लाइन, नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस साइड चला तो हमने देखा +1, फिर +2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते जाएंगे 6, 7, तो ये प्लस में चल रही है, +3, +4, +5, +6, +7, इस साइड में प्लस में चल रहा है। फिर इससे इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे चलते जाएगा। तो बीच में 0 है और उसके बाद में यहाँ पर प्लस वाले चल रहे हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस वाले चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार भी ऐसा नहीं लिखा, एक बार भी ऐसा नहीं लिखा कि 1 और 2 के बीच में आया 1.5, 1.5, या फिर ऐसे नहीं लिखा कि 2.3, ये नंबर भी होते हैं लेकिन इसको हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही ये होता है, इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो पूरे टुकड़े में ना हो, जो नंबर टुकड़े में ना हो, जैसे 1 अपने आप में पूरा है, 2 अपने आप में पूरा है, 3 अपने आप में पूरा है, ठीक है। ऐसे नंबरों को बोलते हैं इंटीजर, कि या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। 3.5 जब भी पॉइंट लगा दिया तो वो नंबर जो होता है वो पूर्णांक नहीं कहलाता, पूर्णांक नहीं कहलाता। जैसे पॉइंट लगा के हमने बात कर दी या आधा लिख दिया, जैसे 3/5 लिख दिया हमने, तो जब भी किसी नंबर को विभाजित कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो वो पूर्णांक नहीं होता। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, तो पूरा अंक जो होता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो ये जो नंबर है वो पूरे के पूरे होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये पॉइंट की बातें नहीं चलेंगी, जैसे 3.5 ये पूर्णांक नहीं है, 4.6 ये पूर्णांक नहीं है, 7.2 ये भी पूर्णांक नहीं है। अगर हम बोले 7 तो ये पूर्णांक हो गया, या हम बोले -6 तो ये पूर्णांक हो गया, यानी कि इंटीजर हो गया। तो इसकी बात चल रही है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक समझ में आ गया। और जब हम ये पूर्णांक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं गुणज, इसको क्या बोलते हैं, गुणज। तो जैसे कोई भी पूर्णांक है, जैसे 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करा हमने y से, ठीक है, तो y का गुणज क्या हो गया, 7, y का गुणज क्या हो गया, 7, y का मल्टीपल क्या हो गया, 7। जैसे हमने लिया x, हमने लिया x को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से हमने गुणा करा, तो x का गुणज क्या हो गया, x का गुणज हो गया 6, x का गुणज हो गया 6। वैसे ही हमने लिया यहाँ पर b,
यहाँ पर क्या लिया b, और b को हमने चाहा कि हम मल्टीप्लाई करें 5 से, तो b का गुणज क्या हो गया, b का गुणज हो गया, b का मल्टीपल हो गया 5। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है वो सदैव किसका गुणज होता है, वह सदैव किसका गुणज होता है, ई का गुणज होता है। और ई का कैसा गुणज होता है, ई का पूर्णांक वाला गुणज होता है, यानी कि ई का पूर्णांक वाला गुणज होता है, यानी कि इंटीजर वाला गुणज होता है, यानी कि वो नंबर जो पूरा होगा उसी के साथ में वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए इसकी जो परिभाषा बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है, वो लिखते हैं हम Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, एन इंटू ई। अब यहाँ पर मैथ्स के अंदर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे n इंटू ई, तो इस इंटू को लिखने में बहुत ही मेहनत लगेगी, इसलिए इस इंटू को है ना छुपा दिया जाता है, इस इंटू को छुपा दिया जाता है, ऐसे डॉट लगा के ई लिख देते हैं। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो n इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि ई जो है, जैसे हमने देखा था कि जो x है या x है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो x का गुणज क्या हो गया 7। वैसे ये जो e है वो किसका गुणज है, n का गुणज हो गया, n का गुणज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा ये n क्या है, e क्या है, q क्या है। तो ये जो q है, ये q है वो है वैद्युत आवेश, वो है वैद्युत आवेश कि किसी वस्तु पे वैद्युत आवेश कितना है, वैद्युत आवेश। और यहाँ पर n क्या है, ये जो n दिख रहा है हमें, ये n क्या है, कोई सा भी नंबर है, n क्या है, कोई सा भी नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी नंबर है। जैसे n का मतलब हो सकता है +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, +3 हो सकता है या -3 हो सकता है, +4 हो सकता है या -4 हो सकता है, ऐसे चलते रहेगा। कोई सा भी ये नंबर होना चाहिए, लेकिन कौन सा वाला, पूर्णांक होना चाहिए। ये n जो है पूर्णांक है। ठीक है, और E क्या है, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसको कहते हैं E। क्या कहते हैं उसको, E। तो E जो होता है, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाता है E। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। क्यों, क्योंकि हम ई कोई इलेक्ट्रॉन को ही तो हम स्थानांतरित कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो सबसे मूलभूत कण है, इसलिए हमने यहाँ पर ई लिखा गया है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ई लिखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी कोई हम निकाल सकते हैं या किसी वस्तु से में दे सकते हैं। तो ई हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ई की जो परिमाण होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सी का मतलब होता है कूलम, सी का मतलब होता है कूलम, कूलाम, कूलाम। ठीक है, ये तो बड़ा कूल सा नाम है, इसलिए उसका हो गया कूलाम। ये इसकी यूनिट होती है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो इसमें जो केजी है, केजी का मतलब क्या होता है, यूनिट, है ना। वैसी जो आवेश की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो हम बोलेंगे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, ऐसे बोलते हैं। वैसे यहाँ पर क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो किसी भी वस्तु पे वैद्युत आवेश क्या होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का n टाइम्स होता है, n गुणा होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जब हम पूर्णांक लेते हैं
वो कहलाता है एक किसी भी वस्तु पे आवेश। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम सबसे छोटा आवेश क्या हो सकता है, सबसे छोटा आवेश क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को दो, है ना। सबसे छोटा आवेश क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे किसी वस्तु को तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो वो उसमें माइनस का चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उसमें धन आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो सकता है ना। सबसे छोटा आवेश Q इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर n का मतलब हो गया 1। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या आएगा, Q बराबर E आ जाएगा, है ना। तो जैसे हमारी ये जो फॉर्मूला था Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, तो इसमें सबसे छोटा आवेश लाने के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n की वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू ई। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही आता है, तो ई आ जाएगा। तो सबसे छोटा आवेश क्या हो जाएगा, ई। और ई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। तो ये सबसे छोटा आवेश हो जाएगा। इसके अगला आवेश क्या होगा, इसके अगला आवेश होगा जब n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम रखेंगे 2, तो 2 इंटू ई, 2 इंटू ई, है ना। तो क्या हो जाएगा 2e, और 2e हो जाएगा, फिर इसको बोलेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। 2 से इंटू करेंगे। इसके अगला आवेश क्या होगा, जब n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो 3 इंटू ई, है ना, 3 इंटू ई। इसके अगला आवेश क्या होगा, 4 इंटू ई। इसके अगला आवेश क्या होगा, 5 इंटू ई, है ना। ऐसे करते 6 इंटू ई, 7e, 8e, 9e, 10e, ऐसे चलते जाएगा। लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि इसके बीच का आवेश कि 4.5 इंटू ई, 4.5e, ये पॉइंट में नहीं होगा, या 4.6e। जैसे ही हमने पॉइंट लगा के बोल दिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि n का मतलब क्या है, n का मतलब है पूर्णांक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, -1, -2, -3, है ना। -1, -2e, -3, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी Q बराबर NE की। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो के अंदर में, और इस पे सवाल भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, और इसको रिवाइज़ करते रहिए।